हमने अपने भाषणों में देश के सामने रखा है। ये अमित शाह इस बात को कह रहे थे। अब आपको यह बताएंगे हम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में कि आखिर इतना हंगामा बर्पा क्यों हुआ है। भाई कल तो अमित शाह जी ने भाषण दिया राज्यसभा में और जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी की खिंचाई की थी। संविधान का ही मुद्दा था तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र एक बार नहीं अनेकों बार किया गया है। रातों रात ऐसा क्या बदल गया कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह को आना पड़ा। साथ में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, सरकार के दो मंत्री हैं, बल्कि 3 मंत्री जो हैं वो साथ में आए हुए थे। आखिर ये फुल फोर्स क्यों उतारनी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी को। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में इसी की बात करेंगे। मैं सौरभ आपके साथ हूं, प्रदीप सिंह जी आ चुके हैं प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत आपका। विनोद अग्निहोत्री सर हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। एक लाइन में कह देता हूं फिर आगे चर्चा करेंगे। ये अपने भाषण में जो मुझे लगता है 1 घंटा 40 मिनट से ज्यादा का भाषण था अमित शाह जी का कल राज्यसभा का, 12 सेकंड निकाले कांग्रेस पार्टी ने उसमें से। अच्छा वो 12 सेकंड काटपीट वाले नहीं है, 12 सेकंड का एक चंक निकाला और उसको वायरल करना शुरू किया कल से। कल देर रात से ये होना शुरू हुआ है। ऐसा भी नहीं था कि जब वो भाषण दे रहे थे तो उसी वक्त हंगामा कर दिया विपक्ष ने, बिल्कुल नहीं। ये बाद में उनको लगा कि इसमें तो मौका है और मौका निकाला। वो 12 सेकंड का पीस निकाला उस भाषण में जिसमें क्या बोल रहे हैं अमित शाह। अमित शाह कह रहे हैं कि आजकल एक फैशन हो गया है बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बोलने का। इतनी बार अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग पाते। इतनी बात उन्होंने बोली। ये कांग्रेस पार्टी ने निकाल के बोला कि देखिए ये सोचते हैं बाबा साहब के बारे में कि बाबा साहब का नाम क्यों ले रहे हो, भगवान का नाम लेते इतनी बार तो स्वर्ग मिल जाता। ये अपमान है बाबा साहब का। इसके आगे क्या बोले थे अमित शाह वो भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद उन्होंने अंबेडकर जी के साथ क्या बर्ताव कांग्रेस पार्टी का रहा, इलेक्शन हराया पार्टी, उन्होंने नेहरू कैबिनेट क्यों छोड़ी थी, सारी बातें वो आगे वो कर रहे थे। लेकिन इतना हिस्सा था, इसी पर बवाल हो गया। क्या इतना बड़ा मैटर हो गया ये? सुबह प्रधानमंत्री को 6 ट्वीट करने पड़े। अब 5 मंत्री जो हैं बैठे हुए हैं, पार्टी अध्यक्ष बैठे हुए हैं। देखिए वो जिस प्रकार से दुष्प्रचार चलाया जा रहा था, बीजेपी जैसी पार्टी तो निश्चित तौर पे थोड़ा भी स्पेस नहीं देती है ना कि आप कोई भी ऐसी चीज़ कर सके। और इस संविधान गौरव यात्रा पे दोनों हाउस में जो डिबेट चला था सौरभ, कल अमित शाह के स्पीच के बाद किसी भी पक्ष के किसी भी नेता से ऑफ रिकॉर्ड अगर आप पूछें तो सबका ये कहना था कि तथ्य हो या नैरेटिव, इन दोनों ही मामलों में अमित शाह का स्पीच सबसे ज़्यादा प्रभावी स्पीच में से था। वहाँ पर अब आप समझ सकते हैं कि अगर हाउस में इतनी सारी बातें तथ्य के आधार पर अमित शाह ने कही तो कांग्रेस पार्टी को एक विंडो कुछ ना कुछ तो चाहिए था ना, तो वो विंडो निकालें जिसके तहत इस नरेशन की हवा निकाल सके और थोड़ा डाइवर्ट कर सके। ठीक वहाँ पे उनके जो सोशल मीडिया की टीम है उनको ये समझ में आया कि हाँ ये अगर 12 सेकंड निकाल के इसको कुछ खेल किया जा सकता है तो वो किया जाए, उसको फैलाया गया। सुबह से जो कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम की बात जो कही जाती है उसके तहत जब ये बात बहुत फैली तो समझा जा सकता है कि बीजेपी इस बात को लेके थोड़ी दबाव में तो आई ही कि ऐसा ना हो कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैल जाए, क्योंकि पहले भी आपने देखा है कि ये एक ऐसा इशू है जब चाहे बीजेपी हो या संघ हो हमेशा से दबाव में रहा है। जैसे मोहन भागवत ने जब जो बात कही थी आरक्षण को लेकर बिहार इलेक्शन से पहले 2015 में, बिल्कुल संदर्भ कुछ और था गोरखपुर में, लेकिन फैलाया ऐसे गया जैसे पता नहीं क्या कह दिया गया है। इस बार लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि क्या हुआ है। तो ऐसे अनेक उदाहरण पहले हो चुके हैं। उस बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने सुबह में ही ये तय कर लिया था कि कोई बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया जाएगा आज शाम तक। अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से इसको आगे फैलाती रही तो कांग्रेस पार्टी लगातार एग्रेसिव थी, इसलिए गृहमंत्री अमित शाह ने खुद ही तय किया कि वो सामने आए। और ओवरऑल बीजेपी के रणनीतिकारों के हिसाब से देखें तो उनको ये नहीं लग रहा है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके चलते हमको बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसी के सहारे आप अमित शाह की पूरी स्पीच तो सुनेंगे और उसमें फिर ये पता चलेगा कि अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या गलतियां की, तो वो सारे तथ्य भी तभी आएंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखें, अन्यथा हो सकता है कि बहुत सारे लोग उस स्पीच की बात ना करते। अब हर कोई उस स्पीच पे जाएगा और बीजेपी लगातार उसके लिंक भी डाल रही है सोशल मीडिया पे कि पूरा स्पीच सुनिए। तो आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि बीजेपी कोई बहुत दबाव में है लेकिन कांग्रेस को स्पेस नहीं देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक है सर, मैं अपनी ओपिनियन देता हूं, आप लोग अपनी ओपिनियन दीजिएगा। मैंने तो आज सुबह वो पूरा भाषण सुना क्योंकि कल ट्रैवल वगैरह में ऑफिस आते हुए छूट गया था। तो वो हिस्सा जो है वो आप जब सुनते हैं पहली बार तो थोड़ा हिट करता है कि इसके बाद क्या कहने वाले हैं। लेकिन आगे जब मैंने सुना तो उसमें ऐसा मुझे तो कुछ भी नहीं लगा इन्होंने कुछ गलत कहा। भाई उन्होंने कहा आप लोग इतना अंबेडकर का नाम रट रहे हो, हमारे मिल जाता है इतने में तो, लेकिन अंबेडकर के लिए क्या किया तुमने? अंबेडकर के साथ कैसा बर्ताव किया? चुनाव उनके खिलाफ लड़े, कांग्रेस पार्टी लड़ी है, आप बात कर रहे हो अंबेडकर की। एसेंस ये था उस भाषण का। ये जो मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, आपको लग रहा है कि हाँ नहीं ऐसा कुछ है जो जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी ले जा सकती है? देखिए वो कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। बीजेपी 2 बार इस तरह के मुद्दों पर झेल चुकी है। 2015 में जिसका अभी जिक्र हुआ,
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जो सरसंघ चालक ने बोला था उसको संदर्भ से काट के पेश किया गया, और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के भाषण के हिस्से निकालकर उसको ट्विस्ट करके आधा काट के आधा सुनाया गया। इनका बना दिया था आरक्षण खत्म कर देंगे। हाँ। को कट पेस्ट जॉब था। हाँ वही, और नेहरू जी की चिट्ठियों का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने कि हम आरक्षण का समर्थन नहीं करते, तो नेहरू जी हटा दिया, कहा हम आरक्षण का समर्थन नहीं करते। तो भारतीय जनता पार्टी, ये जो देवेंद्र बात कह रहे थे बिल्कुल सही है, कोई स्पेस नहीं देना चाहती। लेकिन आप जरा सा 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती है, भाजपा विपक्ष में होती है, और कांग्रेस पार्टी का कोई नेता ऐसा बोल देता, क्या भारतीय जनता पार्टी जाने देती है, छोड़ देती है? निश्चित रूप से भाजपा ने मौका दिया। गलत क्या कहा? नहीं, 1 मिनट। हाँ। बात गलत सही की नहीं होती है। राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में परसेप्शन बनाने की बात होती है कि आप किस बात को किस रूप में पेश करते हैं। इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर अमित शाह को करनी पड़ी तो उनको लग रहा है ना कि इसका नुकसान हो सकता है। हाँ। होगा कि नहीं पता नहीं। तो उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, कि हम डिफेंसिव हों, सफाई दे, इसके बदले ऑफेंसिव हो जाए। और कांग्रेस पार्टी जिस हालत में है आज, किसी भी कैंपेन को सस्टेन करने की उसमें ताकत नहीं है। तो अगर छोड़ देते तो यह मामला चलता रहता। बीजेपी के ऑफेंस के बाद अब कांग्रेस के लिए इसको ज्यादा लंबा खींचना बड़ा मुश्किल होगा। कांग्रेस के पास न तो ऐसे स्पीकर है, न ऐसा सोचने। आप सोचिए ना, कितने बजे हुआ अमित शाह का भाषण, और इस मुद्दे को उठाया कितने बजे? पार्लियामेंट में सामने ही तो बैठे थे खड़गे जी उनके, उस वक्त कुछ नहीं बोले। वो इतने सदस्य हैं, सुबह वो किसी के दिमाग में नहीं आया। खड़गे जी लीडर अपोजिशन है, खुद दलित समाज से आते हैं, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया। ये बाद में किसी ने सुझाया, और मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हिसाब से ये ठीक था। जिसने सुझाया हाँ, सही। तो ये मौका था कांग्रेस के लिए, वो भुना लिया। ये मौका था कांग्रेस के लिए, कांग्रेस ने भुना लिया। लेकिन कांग्रेस के पास इतना बैगेज है हिस्ट्री का कि उसके लिए चाहे बाबा साहब अंबेडकर की बात हो, चाहे संविधान की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, उसको हर समय डिफेंसिव में ही रहना पड़ेगा। सर, अब वो हम लोग उसकी बात करते हैं। वो तो आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें कही कि अंबेडकर जी के साथ क्या किया था कांग्रेस ने। मैं राहुल गांधी का एग्जाम्पल देता हूं आपको। राहुल गांधी ने विदेश में क्या कहा था, ये जो बीजेपी ने पहला हिसाब बराबर किया था लोकसभा चुनाव का, राहुल गांधी ने यूएस में ये कहा, उनसे सवाल हुआ कि आरक्षण को लेकर के आपकी क्या सोच है, तो उन्होंने कहा था कि इंडिया इज नॉट अ फेयर प्लेस राइट नाउ, व्हेन इट इज अ फेयर प्लेस वी विल सी। सवाल था कि आरक्षण कभी खत्म होगा। ये तो बाबा साहब ने भी कहा था कि जब हाँ। तो राहुल गांधी ने कहा था वी विल सी व्हेन इट हैपेंस, इंडिया इज नॉट अ फेयर प्लेस राइट नाउ। लेकिन उसको बीजेपी ने उठा लिया कि, और ये इस्तेमाल किया इसको चुनाव में, राहुल गांधी ने उतना पोर्शन। बट मैं मानता हूं वो भी गलत था, वो भी मिसकोटी था। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि आरक्षण की हम समीक्षा करेंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। जिस तरीके से मेरे लिए वो उठाना वो अर्ध सत्य था या झूठ था, इसी तरीके से मेरे लिए तो सर ये भी है। ये मेरी राय, आप बताएं। मैं आपकी राय से सहमत हूं। वो भी अर्ध सत्य था, ये भी अर्ध सत्य है, या अर्ध असत्य है, आप मान सकते हैं। कि ये देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कोई पार्टी कर सकती है आज की तारीख में, यह असंभव है। मतलब आज से 30 साल 40 साल पहले लोग बोलते थे बाबा साहब के बारे में, तमाम पार्टियों के लोग। आज कोई नहीं बोल सकता। उसका कारण यह है कि जो जिस तरह का जो सामाजिक और राजनीतिक वातावरण है, उस समय निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कोई बोल ही नहीं सकता। सवाल ही नहीं। चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, कोई भी हो, नहीं बोल सकता। तो इसलिए ये मैं भी नहीं मानता हूं कि अमित शाह जी ने कोई जानबूझ के कोई उनका अपमान करने के इरादे से वो बात कही होगी। वो बात वो अपने भाषण में रॉ में जैसे होता ना, कहते चले गए। अब वो जाहिर है आफ्टर थॉट कांग्रेस पार्टी में किसी को आया होगा कि उनको लगा कि अरे ये तो मौका है, लगाओ। उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। करना चाहिए राजनीति, जैसे राहुल गांधी वाला बीजेपी ने किया था इस्तेमाल, तो राहुल गांधी वाला वो राहुल गांधी को भारी पड़ गया महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में लगातार हर। अमित शाह जी ने तो खड़गे जी से अपील की कि मैं आपसे अपील करता हूं राहुल गांधी के दबाव में मत आइए, आप तो सामने बैठे थे। नहीं वो तो मैंने कब कहा खड़गे जी से अपील तो की अमित शाह जी ने, लेकिन खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है, उन्हीं को आगे किया है की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो भी देखिए रणनीति का हिस्सा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने या प्रियंका गांधी ने नहीं की है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की
कहा जा सकता है भाई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो दलित है, और चूंकि दलित समाज से आते हैं इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो और why didn't he protest yesterday? सामने बैठे तब क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? ठीक है, ये तो पार्टियां तय करती हैं अपने हिसाब से, उनको समझ में आता है, ये इसमें हम आप थोड़े तय कर सकते हैं। आफ्टर शॉट जब आया होगा उस समय भाई बोलने दो, गृह मंत्री का भाषण हो रहा है, अगर बोलेंगे तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन ये है ना कि जब मौका मिल जाए तब बोलो। अब ये बात जरूर है कि निश्चित रूप से बीजेपी दबाव में आई। भाई प्रधानमंत्री जी ने सुबह ट्वीट किए, पूरा थ्रेड चला प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी के उसके बाद अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अमित शाह जी ने इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ में नड्डा जी बैठे हुए, मंत्री बैठे हुए, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और पूरा उन्होंने इतिहास गिनाया कि कांग्रेस ने क्या क्या बाबा साहब के साथ कैसे जो है इनजस्टिस किया, सारा उन्होंने गिनाया और कई बार दोहराया कि मेरा पूरा भाषण सुनिए। हाँ, और बार बार रिक्वेस्ट की मीडिया से कि मेरी बात आप लोगों तक ले जाइए। तो कुल मिला के इससे ये तो है कि आप ये चाहे ऑफेंसिव माने चाहे डिफेंसिव माने, लेकिन दबाव में तो आई बीजेपी। और स्वाभाविक है कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम पर अगर अपमान जोड़ जाए तो उसकी कीमत अभी लोकसभा चुनाव में आप चुका जरा चुके हैं। सोचिए ना इसको, मतलब थोड़ा सा एक रैशनल होकर के कोई भी आदमी सोचे, संविधान पर चर्चा करते हुए कोई संविधान निर्माताओं में से एक का अपमान करेगा? मैं कह तो रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये जो है डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है। संविधान कई महीने से, एक साल से जो है कांग्रेस पार्टी कर रही थी, सर पे संविधान की प्रति लेकर घूम रहे थे। 2 दिन की बहस हुई 75 साल पूरे होने पर संविधान के, उस बहस में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से पिट गई, सही बात। और उसका इतिहास ऐसा है कि पिट ही जाना है, किसी भी पार्टी का ऐसा इतिहास होगा। और कांग्रेस पार्टी और बाबा साहब अम्बेडकर में मतभेद थे, ये कहीं से छिपी हुई बात नहीं है। ये ऐसा नहीं कि कोई जो है जबरदस्ती इंटरप्रेट करके निकालने की कोशिश कर रहा, इसके पक्ष में इतने सारे तथ्य हैं। और खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है, कहा है, अपने इस्तीफे में जो कहा है, बाकी सब छोड़ दीजिए, उस सब से साबित होता है। लेकिन इसके बावजूद उस समय संसद में जब अमित शाह बोल रहे थे, तब कांग्रेस की किसी के समझ में नहीं आया। इसका मतलब उस समय उनको लगा नहीं कि ये कोई मुद्दा है, ये आफ्टर थॉट है कि हम 2 दिन से पिट रहे हैं, अब हमको मौका है बीजेपी को पीटने का। तो ऐसा है कि उनको मालूम था कि हम ये बोलेंगे तो रिएक्शन होगा ही होगा। जैसे कोई कह दे कि गांधी जी का अपमान किया किसी पार्टी का कोई नेता किसी दूसरे के लिए, तो दूसरा जिसके बारे में कहा गया है वो सफाई देगा ही, चाहे जितना उसने सच बोला हो। अपमान में एक शब्द भी ना बोला हो, उसकी नियत भी ना हो, और ऐसा कोई इशारा भी ना किया हो, इशारे में भी ना सामने कहा, आएगा, लेकिन सामने आएगा ही, क्योंकि मालूम है इसका नुकसान हो सकता है, पब्लिक परसेप्शन में इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ये लड़ाई सच और झूठ की नहीं है, ठीक है, ये लड़ाई परसेप्शन की है। तो कांग्रेस जो कह रही है वो पूरा सच नहीं, अर्ध सत्य है, लेकिन स्मार्ट पॉलिटिक्स है जो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस मौके का फायदा उठा रही है। अब दबाव की बात करते हैं भाई, ये तो जितनी फौज उतारी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे ही साफ है कि आप मैसेज पूरे फोर्स से देना चाहते थे कि कहीं कोई हम पे कुछ चीज चिपक ना जाए। अब आ रहे इलेक्शन भी आ रहा है, अजय ले उड़े ना बाकी लोग, केजरीवाल जी तो बाकायदा लेखट छपवा लिए, सौरभ 4 घंटे में निकल गए वो मोर्चा निकाल कोई रहे। दो रहा नहीं सौरभ की हाँ, चिपक तो गई है, चिपक गई चिपक। अब अपोजिशन इसको लगातार उठाएगा। केजरीवाल जी जुलूस लेके निकल गए, समझे, जहां जहां चुनाव होंगे। अभी देखिए जैसे वो मोहन भागवत जी वाली बात चिपक गई थी 2015 में, और मैं कह रहा हूं, प्रदीप जी भले कह रहे हो कांग्रेस सस्टेन नहीं कर पाई, कांग्रेस इसको लेके हर सभा में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी बोलेंगे और इस भाषण को कोट करेंगे। ये उस दृष्टि से अब बीजेपी काउंटर करेगी, तो ये डिस्कोर्स में तो रहेगा मुद्दा। इसमें एक चीज़ है सौरभ, जैसे दबाव वाली बात पहले अगर आप देखें तो गृह मंत्री अमित शाह अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये जमावड़ा रहता ही रहता है, ठीक है, उसमें कभी ऐसा नहीं है कि हाँ कोई नॉर्मल चीज़ है, उससे आपके बड़े लोग, आपके बड़े नेता आपके साथ रहते ही रहते हैं। इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लेवल का है, किस ग्रेविटी का है, उसी से तय होता है बीजेपी में कि हाँ कौन कौन बैठ रहा है। दूसरी चीज़ की इसमें अगर आप देखें कि अगर वैसा दबाव रहता तो गृह मंत्री अमित शाह उसमें सफाई देते कि मेरे कहने का गलत अर्थ निकाल दिया गया, मेरी मंशा कुछ और थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी अगर ट्वीट को देखें तो उनके जो 6 ट्वीट हैं, उस 6 ट्वीट में क्या है, उस 6 ट्वीट में यह है कि कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से अंबेडकर का अपमान किया, हाँ, और हमने क्या क्या किया। झूठ से कांग्रेस के पाप नहीं छुप पाएंगे, बिल्कुल, और सब पूरा फैक्ट्स उन्होंने दिया है कि हमने क्या क्या किया है उसमें और अंबेडकर जी के लिए।
तो ऐसे कंडीशन में जब आपके पास कहने को इतना कुछ हो तो उस नैरेटिव में बहुत दबाव वाली बात नहीं होती। ये जरूर होता है कि अगर आप चुप रह गए तो हो सकता है कि ये मैसेज बहुत फैल जाए। जैसे आज बीजेपी के लोग हमें ये बता रहे थे कि अगर ये नैरेटिव कांग्रेस पार्टी और चलाए तो कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर के साथ जो जो किया, जो हम कहते हैं, उससे हम भी तो घर घर पहुंचाने का हमें मौका मिलेगा ना भाई। हम तो बताएंगे ये कि भाई इन्होंने ये किया, हमने ये किया। अब सम्मान बीजेपी वाले क्या कह रहे थे? हाँ, वो पुलिस रणनीति में है। जैसे मान लीजिए भारत रत्न को लेकर जो सवाल है, अंबेडकर को चुनाव नहीं जीतने देने को लेकर जो सवाल है, अंबेडकर अगर छोड़ के चले गए मंत्रिमंडल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो सारी चीजें तथ्य है ना। और अगर इतने सारे तथ्य में कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है तो इस नरेशन को आगे कैसे चला जा सकता? इसको आप उससे तुलना नहीं कर सकते कि इस संविधान बदल देगा या आरक्षण खत्म कर देगा। मैं तो सर की बात कह रहा हूं, अगर जो वो उनकी राय है कि ऐसा अगर ये चिपक रही है बीजेपी पर तो नुकसान होगा। चिपक नहीं रही, मैं इसलिए कह रहा हूँ जब आपके पास इतने सारे तथ्य हैं जिसको आप बैक कर सकते हैं। जैसे राहुल गांधी को चिपक गया ऐसा था है आरक्षण कि- वाला, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता सर कि वो भी, नहीं, क्योंकि नहीं। वो कैसे ऐसा है कोई कि मान कैसे लेगा कि ये कोई कह रहा है कि आरक्षण खत्म ये कर सब देंगे। बीजेपी इसलिए कर रही है कि ये चिपकने ना पाए। हाँ, 2 बार जो उसने झेला है वो इसीलिए कि उसने इसको गंभीरता से नहीं लिया, 15 में भी और 24 में भी। उन दोनों की इससे लेकिन तुलना करें अगर तुलना कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हमने इसको इग्नोर किया या हल्के में लिया तो उसका हमको नुकसान हुआ। इस बार हम मजबूत विकेट पर खड़े हैं तो इसलिए हम किसी भी हालत में, ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कमजोर थे इसलिए हम चुप हो गए। तो जो ऑफेंसिव है उसका कारण यह है कि अब कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि भारत रत्न क्यों नहीं दिया, मंत्रिमंडल से क्यों निकाला, चुनाव क्यों हरवाया। ये सारे सवालों के जवाब कांग्रेस पार्टी जब ये मुद्दा उठाएगी देना पड़ेगा ना। हमारी कि हमारी भाई जो वोटर है देखिए, सर, बीजेपी ने बाबा साहब का अपमान किया, इसके लिए आप 15 सेकंड का एक वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी जनसंघ 1951 में बनी थी, बीजेपी 1980 में बनी थी। आप एक दूसरा उदाहरण भी तो दीजिए कि बाबा साहब अंबेडकर का बीजेपी ने ये अपमान किया, ये किया उनके साथ। आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, अपने बीजेपी कामों में, के लिए अपने कर्मों में क्या क्या अपमान किया? 150 बीजेपी के पास 150 ऐसे तथ्य हैं, केवल उनकी राय नहीं है, फैक्ट्स हैं जो कांग्रेस के ही डॉक्यूमेंट से, अभी अमित शाह कोट कर रहे थे नेहरू जी के ही की किताब से, उन्हीं के सिलेक्टेड वर्क से। तो बीजेपी के पास तथ्यों की कोई कमी नहीं है, तो इसलिए उसको लगा कि ये इग्नोर नहीं करना चाहिए, कांग्रेस को बचकर निकलने नहीं देना चाहिए। बीजेपी इसमें अपने लिए भी अवसर देख रही है। नहीं, लेकिन सर वो जो अपर हैंड बीजेपी को मिल गया था लोकसभा में प्रधानमंत्री और राज्यसभा में अमित शाह के भाषण के बाद, जैसा आपने कहा खूब पिटाई की कांग्रेस की, वो जो अपर हैंड था या वो जो डोमिनेंस थी नैरेटिव की, क्या बीजेपी ने वो लूज की है इसके बाद? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये एक जो है तात्कालिक वो है जिसको ब्लिप कहते हैं ना, कि थोड़ा सा जो है, ये आप कह सकते हैं कि आज मतलब अगर इंटरप्रेट करना चाहें तो कहें कि अमित शाह को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी इसलिए बीजेपी दबाव में है, कह सकते हैं, इसलिए बीजेपी डिफेंसिव पर है। लेकिन अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज देखिए, पार्टी की जो है जो ट्वीट है या बयान है उनको देखिए, बीजेपी पूरी तरह से ऑफेंसिव में है। ये मुद्दा जो है अंबेडकर के साथ क्या किया कांग्रेस ने, ये 2 दिन की बहस के बाद खत्म हो गया होता। इस मुद्दे को कांग्रेस ने ये उठाकर इसको जिंदा कर दिया है, जो ये कह रहे हैं। हाँ, कि अब बीजेपी बिल्कुल लगातार ठीक कह रहे बताएगी हैं। क्या मैं मान किया रहा था हूं इन्होंने। कि पहले ये इस केस बात से- को लेकर बीजेपी अब जो है गांव गांव शहर शहर जाएगी। आप देखिए इसकी किताबें बनेंगी, इसकी बुकलेट बनेगी, इसका पर्चा बनेगा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन होंगे, इन सब में इसको पहुंचाने की कोशिश होगी कि देखिए ये सूची है, ये कांग्रेस ने किया है बाबा साहब के सामने। और उसके जवाब में कांग्रेस के पास क्या होगा, ये 15 सेकंड का वीडियो। नहीं, मैं वही कह रहा हूं सर, वो 15 सेकंड का वीडियो लेकिन फोन पे आएगा ना, बड़ा आसान है, क्लिक करके नहीं, देख सर, लेना। लेकिन एक चीज देखें आप, इधर तो आप नहीं, मुझे कहानी बताओगे, भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे। नहीं, फोन पर तो आप अमित ये शाह का भी बताइए, आएगा आप ना। अगर ये क्लिप वाली वह घटना नहीं होती, ये सारी बातें जो आज अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कही हैं, ये तो लगातार पार्लियामेंट में और मोदी जी ने कितनी बार कही जा चुकी हैं। सही बात। इतिहास में दर्ज है कि कांग्रेस ने ये किया, ये कोई नई बात नहीं है। और ये बात बुकलेट और ये सब सारी छपी पहले से ही घूम रही है। तो वो जो बीजेपी करना चाहती है करती है, वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। मोहन भागवत जी ने जब बोला था, उसके बाद उसको उसकी काट के लिए मोदी जी ने अपने भाषणों में यहां तक कहा था, बिहार में प्रदीप जी कह रहे हैं गंभीरता से नहीं लिया, पूरी गंभीरता से लिया था कि आरक्षण खत्म करने के लिए मतलब आदमी को मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, यहां तक बोला था। इतना मतलब
स्ट्रांग भाषण दिया था उन्होंने भाई, कि मैं जवाब देना- जवाब, ये भी जवाब ही तो दे रहे हैं ये। और इसमें आपका ये क्या कहते हैं, लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस संविधान की बात कर रही तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो भी संविधान नहीं बदला जा सकता। ये प्रधानमंत्री जी के भाषण थे। तो ऐसा नहीं बीजेपी ने उन समय गंभीरता से नहीं लिया था गंभीरता से। बीजेपी हर चीज को गंभीरता से लेती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब एक नैरेटिव बनता है, निर्भर करता है, अब खाली कांग्रेस थोड़ी बनाएगी इस नैरेटिव को। इस नैरेटिव को जहां जहां बीजेपी का चुनाव होगा, जिस राज्य में भविष्य में होगा, जो भी उनके खिलाफ पार्टी होगी वो इसको लेके अभी 1 महीने में दिल्ली में अभी चुनाव हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल तो शुरू हो गए, वो तो लेके जुलूस, और अरविंद केजरीवाल नैरेटिव बनाने में माहिर हैं, तो दिल्ली में ये चलेगा ये तो। नहीं, लेकिन मैं ये आपसे सबसे समझना चाह रहा हूं सर, क्या वाकई अच्छा अरविंद केजरीवाल पे तो आप ये भी नहीं कह सकते उन्होंने बाबा साहब के साथ क्या किया। नहीं। वो तो कांग्रेस पार्टी है, उसके लिए जिम्मेदार नहीं, हमारा वोटर इतना इमोशनल है क्या कि मतलब वो इस इन्फ्लुएंस हो जाएगा। देखो यार, देखो बाबा साहब के लिए बोल दिया यार, देखा तुमने, फोन में देखा आपने, इससे मन बदल देगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए 24 में भी जो हुआ वो संविधान के कारण नहीं, वो आरक्षण के मुद्दे पर हुआ। आरक्षण एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। आरक्षण खत्म करने की आशंका भी अगर होगी लोगों के मन में तो उसका असर होगा। लेकिन इस तरह के बयान से, ये इस बयान का क्लिप चला के अगर आप सोचते हैं कि कोई आपको चुनावी फायदा हो जाएगा, राजनीतिक फायदा हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। आरक्षण पर तो अभी दोनों ने कहा, मोदी जी ने और अमित शाह ने, कि मुसलमानों को देना चाहते हैं आरक्षण। ये इसमें पहले वाले से सौरभ अगर तुलना करें ना कि जो बार बार के चिपका या नहीं चिपका, 2015 विधानसभा, बिहार विधानसभा जब संघ प्रमुख ने कहा था, या इस बार संविधान बदलने वाली बात, उन दोनों केस में वो एक अब्स्ट्रैक्ट चीज थी जिसको तथ्य के आधार पर ना आप स्वीकार सकते थे ना खारिज कर सकते थे। ठीक, इसमें अपमान किया या नहीं किया इसके लिए आपके पास तथ्य हैं। हम संविधान नहीं बदलेंगे या आप सिर्फ कह सकते हैं, आप किसी तथ्य के साथ उसको सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते थे। ठीक बात है। आरक्षण हम नहीं खत्म करेंगे, वो आप किसी आधार पे कुछ नहीं कर सकते, बस क्लेम कर सकते थे, आप बयान दे सकते। इसमें तो आप क्लेम कर रहे हैं ना कि ये सारी चीजें हमने की और हम कर रहे हैं, तो दोनों चीजें कैसे नहीं समझ में ये हमने किया और ये आप इन्होंने ये किया। तुलना के लिए उन दोनों से तुलना आप नहीं कर चलिए सकते। कांग्रेस को आप कटघरे में खड़ा कर लेंगे, आरजेडी को कैसे कटघरे में खड़ा करेंगे बाबा साहब पर? वो तो कहेंगे हमने भारत रत्न दिलाया था। आरजेडी बीजेपी तो कांग्रेस के साथ है, नहीं है वहां तो विरोध करे कांग्रेस वो का। तो आप अरविंद केजरीवाल को कैसे कटघरे में खड़ा करेंगे, ममता बनर्जी को कैसे? तो जहां जहां बीजेपी का मुकाबला किसी दल से होगा वहां ये मुद्दा आएगा। कांग्रेस तो लाएगी, कांग्रेस डिफेंसिव भी होगी बाबा साहब वाले इतिहास को लेकर के, लेकिन जो जिनका इतिहास वो नहीं है वो थोड़ी डिफेंसिव होंगे, वो तो ऑफेंसिव रहेंगे। उनको कैसे आप डिफेंसिव कहेंगे झूठ बोल रहे हैं? वहाँ कहेंगे झूठ बोल नहीं, रहे हैं? वो तो कहेंगे। आप साझेदार हैं कांग्रेस के साथ, तो कैसे ऑफेंसिव होइएगा आप? कांग्रेस ने साझेदार जितना तो कुछ किया। चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी है, मुसलमानों का आरक्षण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं, लेकिन इस तो फिर- नैरेटिव में, नैरेटिव की बात हो रही है भाई ना। साझेदारी तो वो भी है, वहां भी सही है। बात है। हाँ, नैरेटिव- वहाँ लेकिन आरक्षण नैरेटिव तो की बात नैरेटिव करें पे ना। आप बोल रहे हैं। आरजेडी लालू प्रसाद यादव अगर कोई नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करें तो आरक्षण पे जरूर चिपक जाएगा। जिसके पहले मैंने कहा, बाबा साहब का अपमान ये कैसे चिपक सकता है भाई? उसी कांग्रेस पार्टी के आप साथ है जिसने बाबा साहब का थोड़ा अपमान किया, भाई उसी वो आप चिपका देंगे। नहीं, आरक्षण पे जरूर चिपका सकते हैं नहीं लालू तो प्रसाद यादव। देवेंद्र उसी टीडीपी के साथ आप साथ हैं जो मुसलमानों को 4% आरक्षण दे रही है, और आप आरक्षण मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो बात तो बीजेपी कह वही, रही है ना। बात तो वही उसी तरह वो आरजेडी साथ है। आंध्र वो प्रदेश के जूनियर बाद पार्ट- कुछ नहीं नहीं, होने लेकिन वाला ये हाँ, सोचिए, जूनियर पार्टनर है। चलिए, मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या टीडीपी के उस आरक्षण देने से राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी का जो नैरेटिव है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं देने देंगे, अखंड चोट तो समझ पहुंची? में आता है ना कि आप कुछ वहां तो पहुंची विरोध है। कर रहे हो, यहाँ विरोध कर रहे हो, वहां साथ में हो, नहीं। सरकार भी नहीं छोड़ रहे हो। ये किसको समझ में आता है? बीजेपी के वोटर को समझ में आता है? नहीं समझ में बीजेपी का आता। वोटर तो आरक्षण ना मिले वो तो तभी- बार-बार इस बात को कह रहे जो हैं। वोटर ये फेंस सीटर की बात होती है, जो कमिटेड वोटर है वो तो किसी भी पार्टी के साथ आंख बंद करके रहता है। नहीं, जो चलिए सर, फ्रेंड्स आखिरी भी के है। 5-7 मिनट है प्रोग्राम में, अब बात हम भी कर लेते हैं। कौन है अम्बेडकर का सगा, जरा बात कर लेते हैं। अम्बेडकर से किसको प्यार है, हाँ? या किसने अपमान किया? एक्चुअली जो बातें कही गई, पहले कांग्रेस से शुरू करते हैं फिर बीजेपी पर आते हैं। जो बताया गया पार्लियामेंट में पिछले 4 दिनों से लगातार, अम्बेडकर जी के खिलाफ चुनाव लड़वाया गया, हरवाया गया, पार्लियामेंट में ना आ पाए। इसके बाद नेहरू कैबिनेट से काफी कुछ कह सुन करके अम्बेडकर जी बाहर निकले। अम्बेडकर जी की तस्वीर पार्लियामेंट में नहीं लगी हुई थी कई दशकों तक। अम्बेडकर जी को भारत रत्न नहीं मिला था, हाँ। और तो और अम्बेडकर जी को जिस कांग्रेस के उम्मीदवार ने चुनाव हराया उसको पद्म विभूषण दिया कांग्रेस पार्टी ने। सब सच है ये? बिल्कुल। सो देयर वाज सब नो fact लव है। लॉस्ट बिटवीन कांग्रेस एंड अम्बेडकर। हाँ, नहीं, इसमें एक सच और भी है कि अंबेडकर को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया, संविधान सभा में उसमें शामिल भी कराया, ये भी सच है। ठीक है। सच है ना ये? बाद में लेकिन बाद वो में कांग्रेस अम्बेडकर और नेहरू के पार्टी ने रिश्ते नहीं किया। ठीक, आपने ठीक कहा, वो भी है। कांग्रेस पार्टी- बाद में क्या अम्बेडकर और नेहरू के रिश्ते खराब हो गए? भाई अम्बेडकर कभी अच्छे थे नहीं। अम्बेडकर और नेहरू के बीच मतभेद थे, इसमें ये तो जग जाहिर है।
वो तो गांधी और अम्बेडकर भी जो मतभेद थे ये भी जग जाहिर है, इसमें कौन सा वो है, लेकिन वो मतभेद सैद्धांतिक मतभेद थे, वैचारिक मतभेद थे, वो कोई पर्सनल खेत में का झगड़ा थोड़ी बन रही थी। उसकी सूची लेकर सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के पास गए तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं था। गांधी जी ने पूछा किस चीज के? कैबिनेट के लिए? कैबिनेट के लिए। तो कहा कि अंबेडकर का नाम क्यों नहीं है? कहा वो जगजीवन राम का नाम है। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, बताया कि यंग है और बहुत डायनेमिक है। उन्होंने कहा वो सब अच्छी बात है, लेकिन अंबेडकर को होना चाहिए। वो कानून का ही नहीं, अर्थशास्त्र का भी बहुत बड़ा विशेष। गांधी जी ने कहा? हाँ, गांधी जी उसके बाद जोड़ा गया। तो मजबूरी में रखा नेहरू जी ने उनको कैबिनेट में? हाँ बिल्कुल, कभी नहीं, नेहरू और अंबेडकर में कभी नहीं पट्टी, पसंद एक दूसरे को नहीं करते थे। ये बात सच है जो भी कोट करी। भाई अंबेडकर ने तो मतलब पार्लियामेंट में कहा, पार्लियामेंट के बाहर कहा, अपनी किताब में कहा है, पार्लियामेंट का उनका जो भाषण है कि उनको मुसलमानों से बहुत ज्यादा प्रेम है। जब उन्होंने कैबिनेट नहीं सुनिए, उन्होंने कहा कि लगभग 2020 साल का उदाहरण दिया कि 2000 से ज्यादा भाषण नेहरू ने दिए हैं। मुझे एक भाषण बताइए जिसमें दलितों की बात की हो। किसने बोला ये? डॉक्टर अंबेडकर ने। अंबेडकर साहब ने खुद सवाल हाँ। अच्छा, नेहरू जी ने कब दलितों की बात की? हाँ, नेहरू आरक्षण के खिलाफ थे क्या? वो तो उनकी चिट्ठियां हैं मुख्यमंत्रियों को, मतलब उसमें किसी की राय की जरूरत ही नहीं है। नहीं, खुद लिख रहे हैं आरक्षण दलित समाज का आरक्षण, ओबीसी की बात नहीं कर रहा सर। आरक्षण उस समय तो ओबीसी का आरक्षण था ही क्या नहीं। ओबीसी की चर्चा ही नहीं थी? तो हाँ, चर्चा ही नहीं थी। आरक्षण तो केवल उस समय दलितों और आदिवासियों को मिला हुआ था। साफ साफ लिख रहे हैं कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं। लेकिन आरक्षण ये मीडियोक्रिटी को लेकिन बढ़ावा देता आरक्षण है। किस कैबिनेट ने पास किया था? वो बिल कौन लाया था? प्राइम मिनिस्टर कौन था? वो तो नेहरू थे। तो अरे भाई, अब ये मतलब अच्छा है तो दूसरे का, खराब है तो नेहरू पर। आप दोनों बैठे अच्छी बात है ना? नहीं, एक मिनट, ये तो दोहरा चरित्र हुआ ना। जिसको आप सही नहीं मानते हैं उसको आपने क्यों किया? नहीं, इसलिए क्योंकि आपको दलितों को वोट चाहिए था। फिर भी किया ना, इसलिए कि वोट चाहिए था, वोट के लिए इसलिए नहीं कि आप चाहते और ठीक है, अब जरा है। बीजेपी पर आते हैं। बीजेपी को कब से अंबेडकर साहब में देवता नजर आने लगा? बीजेपी ने सीधे तो नहीं, बट संघ के लोगों ने तो हमेशा अंबेडकर को खलनायक माना है। खलनायक लंबे समय तक रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म उनकी किताब जलाई गई है, अंबेडकर की खूब जलाई गई, जो लिखा क्योंकि अंबेडकर दलितों के साथ हुए अत्याचारों की बात करते थे, नहीं, इसीलिए। सिर्फ दलितों के साथ नहीं, दलितों के अत्याचारों के अलावा उन्होंने हिंदू धर्म के जो तमाम पाखंड पर भी तो उन्होंने के बारे में बात बारे में करते लिखा था। और दूसरा उन्होंने जो है धर्म परिवर्तन जो किया, वो बौद्ध बने, उस बौद्ध बने। लेकिन वहीं से जो है बदलाव शुरू हुआ कि उनके सामने विकल्प था, वो ईसाई भी बन सकते थे, वो मुसलमान भी बन सकते थे, लेकिन हिंदू धर्म का जो बड़ा अम्ब्रेला है उसी के नीचे रहे। और बौद्ध धर्म को आप हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग करके नहीं देख सकते। और अटल जी की कैबिनेट में एक मंत्री थे अरुण शौरी, उन्होंने किताब लिखी थी वर्शिपिंग ऑफ द फॉल्स गॉड, अंबेडकर के खिलाफ। वो बीजेपी में बीजेपी तो नहीं थी शुरुआती दौर में। नहीं, अटल जी की कैबिनेट में तो बीजेपी थी भाई। तो बीजेपी की गवर्नमेंट में संघ और जनसंघ, तो ये दुविधा बीजेपी में भी रही। क्या ये अंबेडकर के विरोधी थे? शुरू में अंबेडकर के बहुत बड़े समर्थक नहीं थे, मैं इस रूप में कहूंगा। अंबेडकर का समय समय पर समर्थन भी करते रहे, विरोध भी करते रहे। लेकिन अंबेडकर का विरोध जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने किया, उसका शतांश भी जो है बीजेपी या जनसंघ ने। बाद में अंबेडकर को आइकॉन बनाना, ये क्या मजबूरी थी बीजेपी की? आज के दौर की सबकी मजबूरी थी, कांग्रेस भी मानने लगी बाद में। अंबेडकर जिस तरह दलितों के चेतना के, दलित संघर्ष के प्रतीक बने और थे भी, और दलित आंदोलन जिस तरह उभार पर आया, तो सारे राजनीतिक दलों की मजबूरी बन गई, कांग्रेस की भी, बीजेपी की भी। जिस कांग्रेस की चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि उसने अंबेडकर के साथ ये किया, उसी कांग्रेस ने फिर अंबेडकर की जयंती मनानी शुरू की, अंबेडकर को मानना शुरू किया, और बीजेपी ने भी मानना शुरू किया। लेकिन सबसे पहले अंबेडकर को भारत रत्न दिया विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने, जिसका समर्थन बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों बाहर से कर रहे थे। ये भी फैक्ट है। ठीक है। तो अंबेडकर जी आज होते तो पूछते तो कौन मुझसे सच्चा प्यार करता है दोनों में से? तो उसमें तो सीधे ट्रैक रिकॉर्ड देखना सौरभ। यहाँ मुकाबला ये नहीं है कि पहले कांग्रेस पार्टी ने क्या किया या पहले संघ ने क्या किया। यहाँ तो मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का है। मुख्य मुकाबला उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को अगर आप देखें, उज्ज्वला की बात कर लें, शौचालय की बात कर लें, आवास योजना की बात कर लें, जल जीवन मिशन की बात कर लें, ऐसी जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं से सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? तो उससे आप ये समझ सकते हैं ना कि हाँ, इस व्यक्ति के शासन में, इनकी नीतियों में, इनके कार्यक्रमों में केंद्र में कौन वो तो आपको हर गरीब आदमी के लिए करना ही है। मतलब मैं उसमें अब मैं सीधे दलित, सीधे अंबेडकर ही पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं इसी में कह रहा हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा दलित को ही फायदा होगा ना इसमें।
सबसे ज्यादा पिछड़ा नहीं, कौन है, सबसे ज्यादा गरीब वो कौन तो है? इंदिरा गांधी की सूत्री में दलितों को फायदा हो रहा था सबसे ज्यादा। वो तो इंदिरा गांधी आवास योजना और सारा फायदा हो गया था लागू फिर कहाँ हमारा। नहीं, कागज के अलावा बाहर वही। कोई योजना थी ला- कहाँ? नहीं, अगर आप जैसे अगर वो योजना जैसे होती अगर तो वो आज ये लागू पंचतीर्थ क्यों वाली करना बात तो कांग्रेस को जो दलित बनाए- क्यों वोट देता था? इसलिए वोट देता था अम्बेडकर क्या? जी से जुड़े जो स्थान हैं उनको पंचतीर्थ तीर्थ कहना, वो मान सकते हैं कि हाँ आपने अम्बेडकर जी की स्मृति में ऐसा किया या उनके सम्मान में आपने ऐसा एक काम किया। बिल्कुल लंदन का भी घर जहां वो रहते लंदन हैं, का उसको बिल्कुल उसमें लिया, शामिल किया। महू में एक जमीन को लेकर बहुत ज्यादा विवाद चल रहा था, उसको ठीक कराया। उसमें कई सारी चीजें हैं जो कि मऊ वाली जमीन पर ये भी बीजेपी ने कहा कि ये यहाँ नहीं बनने देना चाहते थे। हाँ, उस जमीन को कांग्रेस लेकर सरकार- डिस्प्यूट था, उसमें स्मारक प्रधानमंत्री नहीं नरेंद्र मोदी बनने के देना शासनकाल में चाहिए उसको ठीक किया गया। शताब्दी वर्ष नहीं मनाना चाहती थी कांग्रेस, उसका विरोध कर रही थी अम्बेडकर की। दलितों के मामले में प्रधानमंत्री के ट्रैक रिकॉर्ड को छूना बहुत मुश्किल होगा, और वहां पर फिर जैसे मैंने कहा कि अगर आरक्षण संविधान बदल देंगे, इस तरह के आप नैरेटिव पे जाएं तो अलग बात है, तथ्य पे जाने में फिर दिक्कत है। अब भारत रत्न तो दिया जा चुका अम्बेडकर जी को, बीजेपी क्या करेगी उससे ज्यादा? इससे अगर चाहे कि हम दोबारा अपना प्रदर्शन दिखाएं, हमारे मन में कितना आदर है अम्बेडकर जी के लिए, नहीं क्या तो कर सकती है वो सरकार अपने काम से कर सकती है, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं अब होगा। एक ही चीज है, प्रकाश अम्बेडकर को दे दो भारत रत्न, उनके पोते हैं डॉक्टर साहब। और कांग्रेस क्या कर सकती है? कांग्रेस पहले तो जो दाग है उसको छुड़ाए। अब क्या छुड़ा गया? अम्बेडकर जी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी तो लड़ी थी, अब उसको क्या अम्बेडकर जी हारे थे तो हारे थे, उसमें क्या नहीं छोड़ाएगी? नहीं उसके बाद उसके रवैये में कोई परिवर्तन आया हो। क्यों हर साल वो तो मनाते हैं अम्बेडकर जयंती, राहुल गांधी उसमें जाते हैं, सब जाते हैं। अब तो कर रही है। संविधान दिवस मनाने के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना ये पड़ा। आपसे मायावती ने कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है, जरूर चेक करना चाहिए। सर प्लीज कंटिन्यू, 10 सेकंड। हाँ, नहीं हम कह रहे हैं संविधान दिवस मनाने के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना पड़ा। हाँ, अटल जी ने नहीं मनाया, बताइए। ये पहले क्यों नहीं हुआ? मतलब अटल जी ने भी नहीं मनाया संविधान दिवस। अटल जी नरेंद्र ने मोदी, चलो कांग्रेस तो इसको खलनायक तो थी। बीजेपी बोल दे कि हाँ मोदी जी के दिमाग में आया। हाँ तो ये हाँ, वही ठीक है, हर प्रधानमंत्री कुछ सही तो नया बात करता है। तो वो जो देवेंद्र बात कह रहे हैं कि इस सरकार का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उसके काम का बयान छोड़ दीजिए। चलिए साहब देखिए सर अच्छा किया, जांच लिया इसको, ना कांग्रेस की ना बीजेपी की बात सुनते हैं मायावती जी की। भाई मायावती ओरिजिनल दलित आइकॉन तो हमारे इस एरा की अब मायावती है ना। मायावती जी लिख रही है, कांग्रेस व बीजेपी, 4 घंटे पुराना ट्वीट है, कांग्रेस बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की बजाय उनका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। इन पार्टियों के लिए इनके जो भी भगवान हैं उनसे पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन दलितों और अन्य उपेक्षितों के लिए एकमात्र इनके भगवान केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, जिनकी वजह से इन वर्गों को उनके अधिकार मिले हैं। अतः कांग्रेस बीजेपी आदि पार्टियों का दलित व अन्य उपेक्षितों के प्रति प्रेम विशुद्ध चलावा है, इससे इन वर्गों के सही हित व कल्याण असंभव है। इनके कार्य दिखावटी से ज्यादा दिखावटी हैं, ठोस जनहितैषी काम कम है। तो वो दोनों को कह रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को देखिए, कह रहे मायावती जी हैं कि का- आप दोनों ड्रामा कर रहे हैं राजनीति का अंबेडकर हिस्सा जी के है। नाम पर। नहीं वो अगर बीजेपी का समर्थन कर देती तो अभी बी टीम बनी है, पता नहीं कौन सी टीम बन जाती। तो कांग्रेस कर नहीं सकती। कांग्रेस का कर नहीं सकती, तो इसलिए जो है उनका बयान तो अपनी पार्टी की नीति के अनुरूप है, उसमें उनकी जो पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से है। वो अगर कहेंगे कि बीजेपी कर रही है या कांग्रेस कर रही है, बाबा साहब ने जो सपना दिखाया वो पूरा, तो फिर उनकी जरूरत क्या आजकल है? क्योंकि वो काफी कुछ साफ साफ कह देती हैं कभी। नहीं, साफी साहब तो कहा है उन्होंने दोनों को कड़कड़े में खड़ा कर दिया। भाई वो तो उनकी पुरानी कह DSP चुकी है, ये तो सांपनाथ और नागनाथ है नागनाथ, ये दोनों। तो कांशीराम जी कहा करते थे, एक सांपनाथ और नागनाथ है, एक सांपनाथ है एक नागनाथ है, और हमें जिसकी जरूरत पड़ती है हम उसका चले तो जाते हम भी कह दें सर, मतलब कि मैं आप भी मौज लीजिए, हम सब पॉलिटिक्स ही हो रही है, राजनीति ही हो रही है। अब ये हैं। तो एक शेर तो सुन लो, अरे सर प्लीज, नहीं तो कहोगे विनोद जी आए शेर नहीं सुनाया। सर प्लीज सुनाए। मतलब आज के संदर्भ पे है, मैं कुछ इस अदा से कत्ल हुआ उसके हाथों से, क्या बात है, मैं कुछ इस अदा से कत्ल हुआ उसके हाथों से कि मेरे तड़पने की कातिल मिसाल देता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। और ऐसी तड़प है जो न दिखाई न दिखाई जा रही है, न छुपाई जा रही है, ऐसा कुछ मामला हो गया है। बहुत धन्यवाद सर, बड़ा इंटरेस्टिंग कार्यक्रम है आज का। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया, विनोद जी बहुत शुक्रिया, खासकर आपके शेयर के लिए, और बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे थे आप आज।